इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप कहते हैं? उन्होंने ज्यादातर तो कवर कर दिया, लेकिन एक चीज जो हो जाती है नोइंगली अननोइंगली, लेवरेजिंग हो जाता है। जैसे कि आपकी होम लोन आउटस्टैंडिंग है और आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। आप रेगुलर ईएमआई तो भरते रहते हो, लेकिन बैलेंस शीट पे यू हैव प्लेज योर मॉर्गेज योर हाउस, और उसके सामने का पैसा आप इक्विटी में लगा रहे हो। कार लोन आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल लोन आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड पे। ये जानबूझ के नहीं होता, नोइंगली वो लोग को लेवरेज नहीं करना है, लेकिन ये बहुत ही देखा गया है स्पेशली राइजिंग इक्विटी मार्केट में। तो इससे बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि लेवरेजिंग इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर समझिए इक्विटी मार्केट ने 20% रिटर्न दिया है और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 12% है, तो आपको सिर्फ 8% रिटर्न मिले। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट -12% हुआ और आपका कॉस्ट भी 12% है, तो -24। तो राइजिंग मार्केट में आपको कम रिटर्न मिलेंगे और फॉलिंग आपका ज्यादा होगा। लेकिन लोग ये समझते नहीं है, आजकल लेवरेजिंग के केसेस बहुत ही आ रहे हैं, तो इससे तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। उधार लेके निवेश करना एक सही बात नहीं है। नोइंगली अननोइंगली भी हो जाता है, तो उससे भी दूर रहिए। जब तक लोन है पहले लोन रीपे कर दीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। लेते हैं एक और ब्रेक, लेकिन हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की पाठशाला जारी रहेगी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पहला कदम, नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत की, और हमारे साथ हैं रिलायंस मनी के सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय और जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। लेते हैं एक और सवाल फरहान खान का। मेरा नाम फरहान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग पे इन्फ्लेशन का क्या असर होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। जी सुदीप। जैसे कि मैंने जब डिस्कशन चालू हुआ था बताया था कि आज के दिन में डेट इंस्ट्रूमेंट में 8% रिटर्न मिलता है, टैक्सेबल है, नेट ऑफ टैक्स 5-5.5% आता है आपके हाथ पे, और आज के दिन में इन्फ्लेशन 5% है। तो दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो शायद आप 5%, 5.5% आपको मिल गया, आप खुश हैं। पर ये अगर आप ध्यान में नहीं रखें, इन्फ्लेशन 5-5.5% है, आपको ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि पूरा पैसा अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में रखें तो आपका एक्चुअल वेल्थ बिल्डिंग नहीं हो रहा है, आपका कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं हो रहा है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए एंड उसी हिसाब से आप एसेट क्लासेस चूज करिए। yes, you need something which cannot give you inflation adjusted return, but you definitely need to invest in things which can give you inflation adjusted return, जैसे कि इक्विटी। उदयपुर चलते हैं एक बार फिर से, जहां से रेखा सिंह ने हमें यह सवाल भेजा। मैं रेखा सिंह उदयपुर से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कितना रिस्क उठा सकती हूँ, क्या कोई तरीका या फॉर्मूला है जिसके आधार पर मैं कैलकुलेट कर सकूँ? कोई ऐसा फॉर्मूला है, जादू की कोई छड़ी है ऐसी गौरव? नहीं, बहुत सारे टाइम हम पढ़ते हैं रिस्क एपिटाइट के बारे में, लेकिन मेरी इतनी साल की करियर में कोई टेक्स्ट बुक, कोई जर्नल, गूगल पे सर्च किया रिस्क एपिटाइट, वैसे कहीं भी कोई भी फॉर्मूला रिस्क एपिटाइट मेजर करने के लिए नहीं है। और एक ये भी देखा गया है कि हर एक आदमी हर एक अलग वक्त में अलग तरीके से वॉलेटिलिटी को रिएक्ट करता है। सुदीप, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आई कंप्लीटली एग्री विद गौरव, बट एक चीज हमने हमेशा एडवाइस किया है कि अगर आपका उम्र कम है, when you are much younger, probably assuming your liabilities are not too much, you can take some risk. When you are closer to retirement, when your earning capacity is limited, तब you should not be taking risk. तो ये एक broad principle हम लोग अपनाते हैं. Of course we need to take into consideration existing liability क्या है, पर ये अच्छा तरीका होता है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यंग आदमी हो, आप 30 साल 25 साल अर्न करोगे, यू कैन टेक मच मोर रिस्क कंपेयर टू एन इंडिविजुअल हु इज क्लोजर टू रिटायरमेंट। यही ब्रॉड मैं कह सकता हूं, बाकी आई विल एग्री विद गौरव। और एक और चीज गौरव यह है कि जिस बात पे हम बात नहीं कर पाए अब तक, वो ये है कि कितना जरूरी है कि जितनी जल्दी, जैसे सुदीप ने कहा, आप शुरू करें फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि कई जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने सब इंश्योरेंस के जैसे प्रोडक्ट्स बताए, अगर आप इक्विटी को लें तो उसमें जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है, अगर आप साल भर साल रहते हैं उसमें, तो जितने ज्यादा साल आप रहेंगे उतना ही। तो कितना जरूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी कम उम्र में आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें? लोग पूछते हैं कब चालू करना चाहिए। मैं नॉर्मली देता हूँ कि जिस दिन आप पहली तनख्वाह कमाएं। मेरे हिसाब से 20s एंड 30s आर योर गोल्डन सेविंग ईयर्स। हालांकि
पहली सैलरी जब हाथ में आती है तो हमको लगता है दुनिया खरीद लेंगे, लेकिन अगर 20 और 30 के दहाके की बात करें तो वो टाइम पे या तो आप शादीशुदा नहीं है, अगर शादीशुदा है तो भी फैमिली नहीं है, बच्चों की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स वो एज में इंडिपेंडेंट रहते हैं। एक दफ़े आप 35-38 क्रॉस कर दे, फिर बुजुर्ग पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे 8-10 साल के हो गए होंगे और शायद होम लोन रहेगा। तो अगर 20s और 30s में आप सेविंग्स चालू कर दे, इन्वेस्टिंग चालू कर दे और रिटायरमेंट के लिए लंबा अरसा है, ज़्यादातर गोल्स लंबे अरसे के लिए, तो ये गोल्डन पीरियड है। उसके बाद में आपकी आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, तो जितना जल्दी चालू करें इतना बेहतर है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक ये सुनकर एकदम से शुरू करेंंगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। पहला कदम में आज के लिए बस इतना ही। अपने सवाल हमें आप भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर। और जाते जाते आइए एक नजर फिर डालते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी कुछ अहम बातों पर। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब खर्चे घटाना या फिर कम पैसों में काम चलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पैसे की पूरी कीमत वसूल करना है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली सीढ़ी है इसका मकसद तय करना। प्लानिंग का ये मतलब भी कतई नहीं है कि आप सारे पैसों का निवेश कर दें, बल्कि जानकारों का कहना है कि सबसे पहले आपको 3 से 6 महीने तक के खर्च के पैसे जमा कर ऐसे साधनों में लगाने चाहिए जिन्हें जरूरत पड़ने पर आप तुरंत निकाल सकें। इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले आपको अपनी आमदनी का 10 से 12 गुना तक इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। निवेश के पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बढ़ती महंगाई का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन खर्चों की आप तैयारी आज कर रहे हैं वो भविष्य में होंगे, इसलिए आज के मुकाबले उनकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। अपने सारे पैसे आपको कभी भी एक ही साधन में नहीं लगाने चाहिए। आपको लगातार और नियम पूर्वक निवेश करते रहना चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सके। अगर आप अपनी आमदनी, जोखिम और जरूरतों के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप आर्थिक तंगी से हमेशा बचे रहेंगे और भविष्य के हर खर्चे के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे।